तो इस क्लास में हम लोग अभी इंटीग्रल प्रोटीन्स को पढ़ रहे हैं और इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज किया जाता है इसके स्टडीज के लिए, उसको भी अभी हम लोग देखेंगे, सीखेंगे। देखिए, अगर आप जो जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर मेम्ब्रेन प्रोटीन से, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, ये प्रोटीन है, इससे अगर शुगर जुड़ता है तो इसके जुड़ने के लिए सेरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन और इनके साथ ये मिलकर बनाता है ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इससे संबंधित वीडियो जो है वो कार्बोहाइड्रेट में अवेलेबल है, वहां आप पूरा डिटेल इसको देख सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर ये एस्पेराजाइन के साथ जुड़ता है, ठीक है ना, अगर एस्पेराजाइन के साथ ये जुड़ता है शुगर, तो बनाता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आप देखिए कि प्रोटीन जो है ना, मेम्ब्रेन, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, वो कैसे शुगर रेसिड्यूज से जुड़कर प्रॉपर्टीज में बदलाव करता है। ठीक है, अब अगले पॉइंट की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो लोग देखते हैं कि जो टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन जैसे जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं, एक टर्म आता है, वो टर्म है मेम्ब्रेन इंटरफेस एंकर्स। इंटरफेस एंकर्स, देखिए, मेम्ब्रेन मतलब तो मेम्ब्रेन ही हुआ, इंटरफेस मतलब होता है वो पार्ट जो एक्सपोज्ड रहता है, जिससे आप कनेक्ट करते हैं, और एंकर मतलब होता है लटकने वाला। ठीक है, तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन में टायरोसिन, जिसे वाई कहते हैं, एंड ट्रिप्टोफैन, ये दोनों अमीनो एसिड हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, तो टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन इन द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, टीएम प्रोटीन कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, एक्ट एज मेम्ब्रेन इंटरफेस एंकर। मेम्ब्रेन इंटरफेस एंकर्स, ठीक है। किसके बीच में ये एंकर का काम करता है, जोड़ने का काम करता है? बिटवीन बिटवीन मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड वाटर। जो चारों तरफ साइटोसोल में पानी है, वाटर भी बोलते हैं इसको, या फिर हम लोग इसको ओ यू एस, देखिएगा, एक्वस फेज, उसके साथ ही इंटरेक्ट करने में मदद करता है। तो कैसे इंटरेक्ट करने में मदद करता है, अगर हम इसको डायग्राम के साथ देखना चाहें तो देखिए, देखिए इस प्रकार से ये बन गया, और यहां से हमने गुजारा किसको, यहां से हमने गुजारा एक प्रोटीन को। ठीक है, ऐसे हो गया। अब क्या होता है कि ये जो हिस्सा है, यहां हम एक डार्क कलर कर दे रहे हैं, ठीक है ना, यहां कुछ ऐसे डार्क कलर हम कर दे रहे हैं। यहां पर क्या होता है, तो यहां पर हो जाएगा टायरोसिन या ट्रिप्टोफैन, और इसका जो साइड चेन होता है वो बाहर की ओर होता है। इसका जो साइड चेन होता है वो बाहर की ओर होता है, और वो बाहर जो है वो क्या है, बाहर तो साइटोसोल है, और साइटोसोल का मैक्सिमम हिस्सा क्या है, मैक्सिमम हिस्सा इसका वाटर है, उसके साथ ये इंटरेक्ट करता है। अगर इसी डायग्राम को हम थोड़ा बड़ा बना दें ताकि आपको देखने का नजरिया और भी बदले, तो हम बड़ा कर देते हैं, हम मेरे लिए तो आसान चीज है सर। देखिए, जस्ट सी इट, बड़ा कर दिया मेम्ब्रेन को हम। अब देखिए आप कि ऐसे मेम्ब्रेन, ओके,
अब देखो यहां पर क्या है, यहां टायरोसिन है। अब टायरोसिन के साइड चेन पर क्या होता है, तो टायरोसिन के साइड चेन पर एरोमेटिक रिंग के साथ बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ा रहता है। एक ये हो गया। अब मान लो कि यहाँ पर ट्रिप्टोफैन है, तो ट्रिप्टोफैन के साइड चेन में क्या होता है, तो ट्रिप्टोफैन के साइड चेन में इंडोल ग्रुप होता है। ठीक है, इंडोल ग्रुप हो गया। अब ये सभी ग्रुप पोलर अनचार्ज है, पोलर एंड अनचार्ज। ठीक है, और भी ऐसा हो सकता है कि यहां पर एक और टायरोसिन हो, वो भी अब ये सभी क्या है कि है मेम्ब्रेन के अंदर में, लेकिन ये इंटरेक्ट किसके साथ कर रहे हैं, तो बाहर में जो साइटोसोल में वाटर है उसके साथ। और इसका पर्पस क्या होता है, पर्पस होता है स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ताकि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो प्रॉपरली चिपका हुआ रहे। इसके अलावा एक और आप टर्म देखेंगे, वो है पॉजिटिव इनसाइड रूल। पॉजिटिव इनसाइड रूल, क्योंकि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण होता है कि स्टेबिलिटी। वो चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा मेम्ब्रेन में क्या रहे, स्टेबल रहे। स्टेबिलिटी के लिए आप देखिए, ये हो गया और यहां पर हो गया। ठीक है, सपोज करिए इस तरह से स्टेबिलिटी डेवलप कर रहा है इसका, तो देखो यहां पर है फॉस्फेटिडाइल्स सेरीन, यहां पर भी है फॉस्फेटिडाइल्स सेरीन। ठीक है ना, ये जो दोनों है, ये दोनों है पीडी सेरीन। हम सब जानते हैं पीडी सेरीन पर कैसा चार्ज होता है, कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। यहां भी है निगेटिव चार्ज है। अब ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है उसमें क्या होगा, इस निगेटिव चार्ज से आयनिक इंटरेक्शन के लिए यहाँ पर खास तरह के अमाइनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है लाइसिन, क्या कहते हैं, या फिर आर्जिनिन हो सकता है यहाँ पर, जिसे आर कहते हैं, या फिर हिस्टिडीन हो सकता है। ये सभी क्या है, जिसे एच कहते हैं। इन सभी की क्या खास बात है कि सभी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो इन दोनों जगहों पर ये पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो हम यहां लिखते हैं प्लस चार्ज। इससे क्या होता है कि ये इसके साथ एक इंटरेक्शन डेवलप करता है फॉस्फेटिडाइलसेरीन के साथ, और रिजल्ट क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ द इंटीग्रल प्रोटीन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इनसाइड रूल। देखिए मिलाइए टर्म को, क्या है, पॉजिटिव मतलब प्लस चार्ज, इनसाइड रूल। इनसाइड मतलब अंदर की ओर जो होता है मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन के इस इंटीग्रल, वहां पर उस जगह पर पॉजिटिव रेसिड्यूज होते हैं, लाइसिन, आर्जिनिन या हिस्टिडीन, जहां पर मेम्ब्रेन में सेरीन होता है। इस प्रकार से वह मेम्ब्रेन प्रोटीन को, इंटीग्रल प्रोटीन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड। यस सर। अब देखिए, अब हम लोग कुछ टेक्नोलॉजी पर आ रहे हैं, हम लोग कुछ टेक्नोलॉजी पोर्शन में आ रहे हैं। हमें पता करना है कि एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, टू डिटरमाइन द approximate length and number of hydrophobic domains of a given integral protein.
इंटीग्रल प्रोटीन। तो पहले इस प्रॉब्लम को समझें, क्या प्रॉब्लम पूछा जा रहा है। हमको डिटरमाइन करना है, तय करना है, निश्चित करना है अप्रोक्सीमेटली कितना लंबा है और कितनी संख्या में फोबिक डोमेन है एक इंटीग्रल प्रोटीन। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का मदद लेना पड़ेगा। इसके लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते पहला है, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं हाइड्रोफोबिक फोटोफिलिक लेबलिंग। पहला जो है वो हाइड्रोफोबिक फोटोफिलिक लेबलिंग है। दूसरा हम यूज कर सकते हैं हाइड्रोपैथी प्लॉट। ठीक है, ये दो ऐसे टेक्निक हैं जिससे हम इस प्रॉब्लम का समाधान जो है वो ढूंढ सकते हैं। अप्रोक्सीमेट लेंथ एंड नंबर ऑफ हाइड्रोफोबिक डोमेन्स गिवन इंटीग्रल प्रोटीन। अगर इन दोनों में हमको सीनियोरिटी देना हो बेस्ट, तो हम 1 को देंगे, मतलब 2 से ज्यादा बेस्ट है 1। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इस टेक्निक का नाम है हाइड्रोफोबिक फोटोफिलिक लेबलिंग। देखो, कहीं भी लेबलिंग का टर्म आता है वहां पर एक टर्म होता है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी का मतलब होता है कि रेडियो आइसोटोप्स का यूज करते हैं। तो हम यूज करते हैं रेडियो आइसोटोप्स। यहां जो रेडियो आइसोटोप्स यूज करते हैं कॉमनली वो है 125 आयोडीन लेबल्ड डायएमिनोफ्लोरीन FLUORENE। इसका नाम है आयोडीन लेबल्ड डायएमिनोफ्लोरीन। शॉर्ट फॉर्म में इसको लोग डैफ कहते हैं, डायएमिनोफ्लोरीन कहते हैं। अब देखिए, ये जो है इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। हाँ, तो इस टेक्नोलॉजी में हम लोग जो स्टेप वाइज काम करते हैं उसमें लिखते हैं कि डैफ 125 आयोडीन लेबल्ड डायएमिनोफ्लोरीन interacts with the membrane। सबसे पहले तो मेम्ब्रेन के साथ ये इंटरैक्ट करेगा। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेगा, देन membrane is solubilized with detergent। आप सबको बताए हुए हैं कि अगर हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं तो जितना फॉस्फोलिपिड्स है सब हट जाएगा, तो डिटर्जेंट का इसमें यूज किया जाता है। अब प्रोटीन बचा तो लिखते हैं कि लिमिटेड प्रोटियोलाइसिस मतलब होता है प्रोटीन डाइजेशन। लिमिटेड प्रोटियोलाइसिस इज डन बाय द यूज ऑफ प्रोटीएज। कोई भी सुटेबल प्रोटीएज है, जैसे ट्रिप्सिन बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, उसके मदद से प्रोटीन्स को लिमिटेड मतलब कुछ कुछ हिस्सों में तोड़ा जाता है। सबसे पहले क्या किया गया, मेम्ब्रेन के साथ डैफ मिलाया गया, फिर मेम्ब्रेन को डिटर्जेंट डालकर सोल्यूबलाइज कराया गया, सारा फैट हट गया, जो प्रोटीन मिला उसको प्रोटीएज की मदद से सुटेबल टुकड़ों में हमने तोड़ लिया। उसके उपरांत
फॉलोड बाय, जैसे कि टूट गया, देन फॉलोड बाय रन ऑन द SDS पेज। आप सब जानते हैं कि ये SDS पेज टेक्निक जो है, इस पर रन कराने से और उसका सीक्वेंसिंग हम लोग डिटेल कर सकते हैं। फॉलोड बाय, आप इधर फॉलोड को हटा दीजिए, रन ऑन देन फॉलोड बाय ऑटो रेडियोग्राफी। फिर जो रेडियो आइसोटॉप्स है उसका यूटिलाइजेशन से हम इसके बाद जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट का दो हिस्सा होता है। पहला, लेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक डोमेन, इसका लगभग हमें पता चल जाता है कि कितना बड़ा ये डोमेन है। एंड दूसरा, नंबर ऑफ हाइड्रोफोबिक डोमेन्स। तो अगर इस पूरे प्रोसेस को अगर हम देखें, इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि पहले आप ये रेडियो आइसोटोप्स युक्त डैफ को यूज करते हैं, हम यदि इसको बोले 125 आयोडीन डैफ। फिर उसको हम डिटर्जेंट से धोते हैं तो मेम्ब्रेन का सारा लिपिड जो होता है, लिपिड वॉश इसको हम लोग कहते हैं, लिपिड वॉश हो गया, धोआ गया। अब सिर्फ प्रोटीन बचा, उसको लिमिटेड प्रोटियोलाइसिस चुनकर उसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। उसके बाद उसके सीक्वेंस को हम लोग क्या करते हैं, उसको SDS पेज पर रन कराते हैं और रन करा के ऑडियो रेडियोग्राफी करते हैं। इसके उपरांत हमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये इतना बड़ा प्रोटीन है, पहले हम दिखाते हैं। सपोज करो कि आपने ऐसे ये प्रोटीन है, मेम्ब्रेन में था, आपने इसको निकाला, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा। अब तोड़ने के बाद जब आप SDS पेज करेंगे तो जो इसका डोमेन सोचो कि हाइड्रोफोबिक है, वो एक्सपोज हो जाता है। वो क्या होता है ऑटो रेडियोग्राफी में, वो दिखने लगता है। अभी सपोज करो मैं बना रहा हूं, अभी आप सब बताएं मुझे कि इसमें कितने हाइड्रोफोबिक डोमेन आपको दिख रहा है जो एक्सपोज हो रहा है। 4। हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4। ठीक है, आप इसकी लंबाई माप सकते हैं, कितना ये लंबा है। मान लो ये कहता है, ये जो है वो समझे कि 450 नैनोमीटर है इसकी लंबाई। अगर मान लो इतनी लंबाई है तो हम देखते हैं कि एक अमाइनो एसिड का एवरेज जो साइज होता है वो क्या होता है, 4.5 नैनोमीटर। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर 100 अमाइनो एसिड्स को अगर हम जोड़ मल्टीप्लाई कर दें, ये 450 हो जाता है। इसका मतलब हम मान लेंगे यहाँ लगभग 100 अमाइनो एसिड्स है। आप समझ रहे हैं सब लोग। फिर यहाँ का भी माप किया गया, यहाँ का माप करने पर पता चला कि भाई यहाँ तो 120 ही है। तो फिर कितने भी इससे हम लोग कितने अमाइनो एसिड्स यहाँ होना चाहिए, तो 4.5 ही हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें इसको, तो लगभग हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितने हमारे अमाइनो एसिड्स हैं डिवाइड करके। उस तरह से यहाँ का एक लेंथ पता चला गया, भाई कितने अमाइनो एसिड्स हैं, 300 अमाइनो एसिड्स हैं। यहाँ कितना है भाई, यहाँ 700 अमाइनो एसिड्स हैं। तो उस पर्टिकुलर साइज से डिवाइड कर करके हम नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स का अप्रोक्सीमेट डेटा एक दे सकते हैं कि कितने यहाँ पर अमाइनो एसिड्स हैं। हाँ, टाइप्स नहीं है, फिर से याद रखना कौन सा टाइप है, उसके लिए हमको सीक्वेंसिंग कराना पड़ेगा, तभी हम उसको पता कर सकते हैं। यह इस मेथडोलॉजी का यूटिलाइजेशन होता है। अब जो सेकेंड टेक्निक है उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोपैथी प्लॉट। प्लॉट जब भी टर्म लिखा जाएगा तो ये ग्राफ से रिलेटेड होता है। किस रिलेटेड होता है, ग्राफ से। जैसे मैंने कहा कि लेबलिंग कहीं भी लिखा रहे तो आप समझ जाएं कि वो ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा है। प्लॉट कहीं भी लिखा रहता है तो हम कहते हैं कि वो एक ग्राफ है। ठीक है ना। इसके माध्यम से हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, इसके माध्यम से हम डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन द प्रोपोजिशन of transmembrane proteins in the membrane
in the membrane with number of hydrophobic domains, with number of hydrophobic domains. इसमें सिर्फ आपको हाइड्रोफोबिक डोमेन्स के बारे में ही पता चलेगा, संख्या के बारे में। इसमें आप साइज मतलब कितना साइज है, कितनी लंबाई है, वो सभी आप इसमें नहीं ले सकते हैं, तो ये डिटरमाइन नहीं हो सकता है। तो ये जो है बताता है कि कितना हाइड्रोफोबिक आपको डोमेन्स है। ठीक है, इसमें अगर एक सिंपल हम पहले एक आपको एक ग्राफ अगर दिखाएं तो आपको ये आसानी से समझ में आने वाली बातें हो जाएंगी। इसमें जो प्लॉटिंग होता है ग्राफ का, उसके दो एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अब ये दोनों जो एक्सिस है, इन दोनों के अपने अलग अलग पैरामीटर्स हैं। ठीक है, जैसे यहां पर है हाइड्रोपैथी इंडेक्स, हाइड्रो इंडेक्स है। ठीक है, ये इंडेक्स जो होता है उसमें एक लाइन को 0 माना जाता है, बीच के हिस्से को नेगेटिव एंड पॉजिटिव। यदि पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो हाइड्रोफोबिक होगा, नेगेटिव है मतलब ये हाइड्रोफिलिक है। अर्थात कि इससे नीचे अगर हम बढ़ते हैं ये हाइड्रोफिलिक को शो करता है, इससे ऊपर बढ़ते हैं तो ये हाइड्रोफोबिक को शो करता है। तो पहला ये हो गया, ओके, ये हो गया। दूसरा है एक्स एक्सिस, और यहां पर है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। ये आपको बताता है कि किस से किस नंबर के बीच में ये प्लॉटिंग जो है। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं जो आपके बुक में भी दिखाया जाता है, एग्जांपल दैट इज ग्लाइकोफोरिन। ग्लाइकोफोरिन इन मैमेलियन आरबीसी, मैमेलियन आरबीसी में देखा गया ग्लाइकोफोरिन। तो जब ग्लाइकोफोरिन को देखा लोगों ने, इसका ग्राफ बड़ा यूनिक ग्राफ था। कैसे? इस तरह से ये ठीक है, अभी तो मैंने हाथ से ही ग्राफ बना दिया। अब आप देखें कि इस ग्राफ का दो शेड है। पहला शेड है 0 से नीचे। ये 0 से नीचे जो है ये बता रहा है किसके, कौन चीज के पीक को, ये हाइड्रोफिलिक पीक है। लेकिन ये जो बता रहा है वो किस चीज को बता रहा है, ये बता रहा है हाइड्रोफोबिक पीक को, हाइड्रोफोबिक पीक। ठीक है, पीक, ये जो हाइड्रोफोबिक पीक है ये कितना है, यहां संख्या कितना है, 1 है। इसको नहीं पीक मानेंगे, ये पीक यही है। तो हम लोग कहेंगे ग्लाइकोफोरिन में जो ट्रांस मेम्ब्रेन, ग्लाइकोफोरिन तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, उसमें 1 हाइड्रोफोबिक डोमेन है, फोबिक डोमेन है। अब चूंकि ये बताता है कि कितना से, मान लो यहाँ 0, यहाँ लिख दें 50, यहाँ लिख दें 100, इस तरह से, तो किस अमाइनो एसिड से लेकर किस अमाइनो एसिड तक के बीच का ये हाइड्रोफोबिक डोमेन है, पीक है, यह बताता है। तो यह जो एग्जाम्पल है, यह एग्जाम्पल बताता है हाइड्रोपैथी प्लॉट को। इस प्लॉट को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोपैथी प्लॉट को। यदि आप कोई दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, लाइक जैसे कि बैक्टीरियो रोडोप्सिन, इसके बारे में भी आपको पढ़ाएंगे इसी मेम्ब्रेन में। ये बैक्टीरिया में पिगमेंटेड प्रोटीन्स होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, और इसमें 7 ऐसे स्पैन्स होते हैं, 7 पीक्स होते हैं। मतलब इस प्रोटीन में 7 हाइड्रोफोबिक डोमेन्स होते हैं। तो जितने पीक उतने नंबर में उसके डोमेन्स को हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये जो इसका जो फंडामेंटल्स है कि किस आधार पर इस हाइड्रोपैथी प्लॉट को बनाया जाता है, अगर उसके बेसिक्स को अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो वो इसका मेथड होता है फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी, जिसे हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना, बेसिस पर, बेसिस। तो ये फ्री एनर्जी का बेसिस किस आधार पर होता है? तो जो सॉल्वेंट मिलाया जाता है इसमें, इस प्लॉट को लेने के लिए सॉल्वेंट, वो होता है नॉन पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक।
अब आप देखिए सॉल्वेंट जो है वो नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक है। अब जब प्रोटीन के हिस्से को हम लोग डालेंगे तो जो हिस्सा हाइड्रोफोबिक है वह स्टिमुलेट करके जंप करेगा तो वो ऊपर की ओर दिखेगा, और जो हिस्सा हाइड्रोफिलिक है वह इसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा, वो रिपेल करेगा तो वो नीचे की ओर दिखेगा। इस सॉल्वेंट के ट्रीटमेंट से जो एनर्जी में बदलाव आता है उस एनर्जी ग्राफ जो है वो ड्रॉ किया जाता है।